हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग 2018 एंट्रेंस एग्जाम में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, उन सभी मैथ के क्वेश्चन को देखने वाले हैं पूरे डिस्कस के साथ। ओके, तो ये वीडियो जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मैथ के जो भी क्वेश्चन 2018 एंट्रेंस एग्जाम में पूछे थे वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो क्या बोल रहा है कि कोई व्यापारी किसी वस्तु को 130 रुपया में बेचकर 30% का लाभ उठाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग दोस्तों बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। बाई ऑप्शन सॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि ये बाई ऑप्शन जो है थोड़ा सा लॉन्ग नहीं जाएगा, ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। तो बोल रहा है कि 130 रुपये में बेचकर 30% का लाभ उठाता है, और आपसे फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा है कि सीपी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, यानी कि जो है आपका क्रय मूल्य बताने के लिए बोल रहा है। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 14, बी में दिया हुआ है 100 और सी में दिया हुआ है 144, डी में दिया हुआ है 96। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बाई ऑप्शन काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन ही सॉल्व करने वाले हैं। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य पर यदि 30% लाभ बढ़ाया जाए तो वो कितना होता है, 130 रुपये हो जाता है। तो क्रय मूल्य यानी कि मान लीजिए ये जो आया होगा ऑप्शन जो है ये क्रय मूल्य ही ना दिया हुआ है आपको। तो जब क्रय मूल्य दिया हुआ है तो इसका यदि 31% अधिक निकालेंगे, यानी कि 130/100 करेंगे, तो ये जो है यदि 130 के बराबर आएगा तो ये ऑप्शन सही है, अन्यथा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्रय मूल्य है और इसी पे यदि 30% बढ़ाकर दाम रखा जाता है तो जो आता है वो आपका 130 के बराबर आता है। तो ये 130 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। ये आपका 5 दूना 10, आपका 7 दूना 14, 63 91 और बटा 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। इसको देख लेते हैं, तो 144 है तो इसका 130/100 करेंगे तो ये क्या आपका आएगा? ये भी नहीं आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 ये आपका 72 बन में, तो ये भी नहीं आ रहा है, ये भी इसी तरह नहीं आएगा। यदि इसको देखा जाए तो ये आपका आ जाएगा 130/100 कीजिएगा तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 130 आ जाएगा। तो यानी कि क्रय मूल्य जो है आपका 100 रुपया था। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि आप अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो बोल रहा है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य संख्या है। यानी कि कौन सी संख्या जो है विषम भी है और अभाज्य भी है। तो ऑप्शन ए नंबर देखेंगे तो ये तो जो है विषम और अभाज्य दोनों है। क्यों? क्योंकि ये ना 2 से कटेगा और ना ही अपने आप और एक के छोड़कर अन्य अलावा से कटेगा। यानी कि अभाज्य संख्या का क्या होता है डिफिनेशन? जो अपने आप और एक के सिवा किसी और से न कटे, कैंसिल आउट न हो, वो क्या होगा? आपका अभाज्य संख्या हो जाती है। तो ये जो है आपका ए नंबर तो सही दिख रहा है, लेकिन और देख लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं तो बी नंबर ऑप्शन तो विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 87 जो है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन 81 है, ये भी जो है आपका 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। और डी नंबर ऑप्शन ये भी जो है 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि ये तो विषम है लेकिन अभाज्य नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए नंबर यानी कि 61 जो है अभाज्य और विषम दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो यदि दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है स्क्रीन पे, बोल रहा है क्या कि आंकड़े 50, 41, 43, 44, 42, 20, 60, 64 और 30 के लिए परिसर क्या है। तो इसका जो है आपका परिसर फाइंड आउट करना है। तो परिसर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या जो है उसमें से सबसे छोटी संख्या को यदि माइनस कर लेंगे तो जो आएगा वो आपका परिसर आएगा। तो इस सभी संख्याओं में यदि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी संख्या है, देख पा रहे होंगे कि 60 जो है सबसे बड़ी है। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है परिसर ज्ञात करने के लिए उच्च सीमा माइनस क्या होता है, निम्न सीमा। यानी कि उच्च मतलब सबसे बड़ा वाला,
जो है आपका संख्या हो जाएगा, और निम्न सीमा मतलब सबसे छोटा वाला संख्या। तो सबसे छोटा वाला इसमें अब क्या है, अब देख लेते हैं। 30 जो है यहाँ पे, नहीं 30 नहीं 20 जो है आपका सबसे छोटा वाला है। तो 20 जो है इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे। 20 से भी छोटा है क्या? नहीं नहीं, 20 से छोटा नहीं है। तो यहाँ पे 60 माइनस 20 करेंगे तो यानी कि 40 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। परिसर ज्ञात करने के लिए बोले तो आप क्या करेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, यानी कि सबसे बड़ी वाली संख्या में से सबसे छोटी वाली संख्या को घटा देंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4.6 प्लस 3.1 का होल स्क्वायर माइनस 4.6 माइनस 3.1 का होल स्क्वायर का मान क्या है, यानी कि इसका आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे और लॉन्ग में कैसे करेंगे। तो पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, यानी कि आपको दिया क्या है क्वेश्चन में 4.6 और प्लस में दिया हुआ है 3.1 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या कर दिया हुआ है 4.6 माइनस 3.1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, पहले ऐड करने के लिए बोला है, ऐड कर देंगे। तो 6x 7.437 इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस या 4.6 में से 3.1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पे 1 यानी कि 1.5 हो गया। अब इसका जो है आपका होल स्क्वायर हो गया। अब ये जो है आपका क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, यानी कि एक बार जोड़ा है एक बार घटा हुआ। ये काफ़ी पहले भी हम इसका चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7.7 प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1.5, बी की जगह पर 1.5 तो 1.5 इंटू में 7.7 माइनस क्या हो जाएगा 1.5। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। हाँ, तो 7.7 में 1.5 क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1 और यह 0.7 ओके। आई होप आप समझ रहे होंगे, 7 1 8 1 9 हो गया। और उसके बाद क्रॉस यानी कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो जाएगा 7.7 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 में से 5 कटेगा 2 और उसके बाद दशमलव है 7 में से 1 कटेगा 6। ओके, अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुना कर देंगे। तो ये क्या हो गया आपका 9.2 और 6.2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 9 दूना 18 और उसके बाद 6 दूना 12 9 6 54 1 क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। 4 8 2 10 5 1 6 1 7 हो जाएगा, या फिर 5 हो गया। 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक के बाद लगा देंगे यानी कि 57.04 जो है ये आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपका 57.04 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह बनाएंगे। अब यहाँ पे जो है आप इसका स्क्वायर करते और उसके बाद माइनस करते तो थोड़ा सा स्क्वायर करने में नहीं डबल गुना करना पड़ता है। तो यदि आप फार्मूला याद रखे हुए हैं, यदि आपके पास फार्मूला याद है तो आप काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इस तरह जो है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर भी आप उसको शॉर्ट में बना देंगे, उसको जल्दी बना लेंगे। तो आई होप आप हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है कि यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा व बीटा हो तब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान है। तो यहाँ पे अल्फा क्यू और प्लस में बीटा क्यू का मान फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ये देख लेते हैं। चलिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू यही ना पूछ रहा है। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल टू आपका क्या होता है, यदि आप इसके फॉर्मूला के रूप में यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3ab। तो 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये वाला आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले पे हम क्या कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू कर दिया और माइनस में 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आपको जो है 2 चीज़ फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। यदि ये दोनों चीज़ आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन का इसका मतलब आंसर काफ़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका समीकरण क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस
4x प्लस 1 इजकल टू 0। तो यहाँ से यदि आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग आपको फॉर्मूला याद होगा कि मूलों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू, यदि आपसे बोला जाए कि मूलों का योग बराबर क्या होता है तो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए हम लिख लेते हैं। और बी के जगह पर इसमें क्या है, द्विघात समीकरण में बी के जगह पर -4 है, तो माइनस यहाँ पे माइनस और फिर माइनस लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आप 4 लिखिए डायरेक्ट, और ए के जगह पर क्या है 1 है तो 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या आया, सिर्फ 4 आया। ओके, अब यहाँ पे आप अल्फा इंटू बीटा भी ज्ञात कर लीजिए, यानी कि दोनों जो मूल है मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है आपका सूत्र c बाई ए होता है। तो c बाई ए, तो c के जगह पर 1 है और a के जगह पर 1 है, यानी कि 1 इसका आया। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो इसका जो है आप इसको फॉर्मूला के रूप में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बोल रहा था, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं आप। तो इसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 4 का क्यू हो जाएगा माइनस में 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 3 इंटू में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 रख देंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा फिर क्या है आपका 4 है, तो 4 लिख देंगे। ओके, उसी तरह इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 4 का क्यू यानी कि 4 16 16 का 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 64 हो गया, और माइनस में 3 इंटू 4 इक्वल टू 3 का 12 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 घटेगा आपका 2, यहाँ पे 6 में से 1 घटेगा तो 5, यानी कि 52 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन के रूप में आएगा। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण दे रखा हुआ था, आपको फाइंड आउट क्या करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, यानी कि आप ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में इसको देख रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके रूप में चेंज होगा। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना होगा, एक बार तो मूलों का योग आएगा मूलों का गुणनफल। तो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसको ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब पुट कीजिएगा तो ये जो है आपका सही उत्तर के रूप में आपका राइट आंसर 52 जो है आ जाएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC की 2 आसन भुजाएं 11 सेंटीमीटर व 60 सेंटीमीटर है, उसके परिवृत्त की परिधि का मान क्या होगा। यानी कि 2 आसन भुजाएं दे रखा हुआ है, यानी कि आपका मान फर्स्ट ऑफ ऑल इस त्रिभुज को हम लोग बना लेते हैं। क्या हो गया आपका, ये हो गया A B और ये आपका C। अब इस पे ये जो है इस पे एक परिवृत्त है, यानी कि ये जो है आपका एक वृत्त के अंदर बन रखा हुआ है, ऐसे है। ओके, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो इससे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है 2 आसन भुजाएं, यानी कि ये जो है आपका समकोण है और समकोण पे 2 आसन भुजाएं का मतलब क्या है, ये और ये, यानी कि ये जो है आपका 60 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है और ये आपका 11 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये आपका 11 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, उसके परिवृत्त की परिधि, यानी कि ये जो है आपका वृत्त जो बना हुआ है इसके सभी कोनों पे, वो इस वृत्त का जो है परिधि क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो है आपका 60 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। और जब हम वृत्त चैप्टर आपको पढ़ाए हैं तो उसमें आपको बताए हैं कि जब एक त्रिभुज एक वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया जाता है और उन सभी कोनों को वो वृत्त की परिधि पे मतलब परिधि जो है टच करती है, तब उस त्रिभुज का जो है आपका उस त्रिभुज का ये जो कर्ण होता है वो आपका क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। क्या होता है, व्यास होता है। जब भी एक वृत्त के अंदर आप समकोण त्रिभुज बनाइएगा तो उस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वो उस वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास होगा। तो ये जो है आपका व्यास हो गया। और व्यास जब ये हो गया तो यदि त्रिज्या फाइंड आउट करें तो जब व्यास आपको मालूम है व्यास इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, तो आपका त्रिज्या यहाँ से क्या निकल जाएगा, त्रिज्या बराबर 60/2, क्योंकि आधा होता है त्रिज्या, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या हो गया। आगे पूछ क्या रहा है, वृत्त का परिधि ज्ञात करें। तो परिधि ज्ञात कीजिएगा तो परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2πr होता है। तो 2 इंटू में पाई है तो पाई रहने देते हैं और r के जगह पर 30, तो 30 तो यहाँ पे क्या होगा, गुना कर देंगे तो 30 दूना आपका 60 हो गया और पाई है तो 60 पाई, तो यानी कि 60 पाई जो है आपका सही उत्तर होगा।
और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो इस यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि यदि कोई वृत्त है और उसके अंदर समकोण त्रिभुज बना हुआ है तो उस समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो उस वृत्त का परिधि व्यास होता है। आई होप हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि यदि a = -1/3 तथा b = -1 तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो इसमें बड़ा छोटा और बराबर का जो है बताने के लिए बोल रहा है कि बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बोल रहा है कि a जो है आपका b से छोटा है, ऑप्शन बी नंबर बोल रहा है कि a बड़ा है b से, सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि a जो है बड़ा है b से या फिर बराबर है, डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि a जो है छोटा है b से या फिर बराबर है। यानी कि आपका दे रखा हुआ है a = -1/3 और b = आपका दे रखा हुआ है -1। तो इसमें आप भाग कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका -0.33, यानी कि यह आपका रेखिक में आएगा, 3 आते रहेगा। और b बराबर यहाँ पे क्या है आपका -1 है। तो आप संख्या रेखा पर इसको देखिए। ओके, समझने के लिए यहाँ पे संख्या रेखा लिख कर बना लेते हैं। तो ये 0 हो गया आपका, ये -1 हो गया, या -2 हो गया, ये 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। तो -1, तो ये जो है b यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे है b। ओके, यहाँ पे b है और ये जो है a जो है यहाँ ये कहाँ पे है 0.33, यानी कि 0 के यहाँ पे 0 के थोड़ा सा सटे हुए, यानी कि यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका a है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, जो 0 के पास रहेगा वही ना रहेगा। तो यहाँ पे a जो है आपका बड़ा है और b जो है आपका छोटा है। ये b जो है आपका छोटा है। देखने में तो लग रहा है कि -1 है तो ये बड़ा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये क्या है छोटा है। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a बड़ा है b से। तो इस तरह का ऑप्शन कौन नंबर में दे रखा हुआ है, कितने नंबर में, तो a बड़ा है b से। तो यहाँ पे b नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है इस तरह, तो इसलिए ऑप्शन नंबर b जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो बोल रहा है क्या 68 नंबर क्वेश्चन, यदि दो व्यंजकों का महत्तम समावर्तक यानी HCF जो है x+1 दे रखा हुआ है तथा LCM जो है x⁴ - 1 दे रखा हुआ है, यदि एक व्यंजक दे रखा हुआ है x² - 1 और तो दूसरा व्यंजक ज्ञात करें। तो हमने HCF और LCM में आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या बताया आपको, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो मान लीजिए कि दोनों संख्या a और एक b हो गया और बराबर होता है क्या HCF और LCM के गुणनफल के, यानी कि दोनों संख्या जो भी संख्या है उन सभी का गुणनफल उन संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे उसी का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। आपको दे रखा हुआ है क्या, दूसरी संख्या आपको दे रखा हुआ है यहाँ पे कितना नंबर पूछा था, 68 नंबर। यहाँ पे आपको दूसरी संख्या मालूम नहीं है, पहली संख्या मालूम है। क्या मालूम है, x² - 1 इंटू में दूसरी संख्या मालूम नहीं है तो दूसरी संख्या b ही रहने देते हैं। ओके, और आपका HCF मालूम है x+1 और LCM मालूम है x⁴ - 1 ओके, तो यहाँ से आप इसको फाइंड कीजिएगा b का मान। तो b इधर रह जाएगा और ये क्या है गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। x+1 इंटू x² x⁴ - 1 और बटा में x² - 1 ओके। अब इसको जो है आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, a² का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि a² - b² के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो जब इसको a² - b² फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यार a² प्लस एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, ये होगा। तो उसी तरह इसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो इसको इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार और इसको आगे बढ़ा देते हैं x+1 इंटू में इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे a² - b² के फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो x² + 1 एक बार x² - 1 लिखेंगे। अब बाटा में आपका x² - 1 है तो x² - 1 रहने देंगे। ओके, अब ये माइनस वाला कैंसिल आउट कर देगा यहाँ पे माइनस वाले को, यानी कि x² - 1 ऊपर में x² - 1 को कैंसिल आउट कर देगा। आपका बचेगा क्या x+1 इंटू में x² + 1। तो यहाँ पे भी आपको उत्तर, हाँ यहाँ पे उत्तर दे रखा हुआ है आपका क्या,
यहाँ पे आपका बचा क्या, सिर्फ एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही ना बचा। तो ये वाला जब बचा तो ये वाला ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर में कितना नंबर में दे रखा हुआ है, आपका डी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इस तरह आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको दो एचसीएफ एलसीएम में एक रूल होता है कि जो भी संख्याएं है जिसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं उन सभी संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन सभी संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के। तो यहाँ पे दुई को संख्या का ना बात हो रहा है, तो दो को संख्या का बात हो रहा है, तो दुई को संख्या को मान कर चलेंगे। तो ए को संख्या को मान लिए ए और ए को संख्या को बी मान लिए और एचसीएफ और एलसीएम में मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों एक दूसरे के बराबर। अब एक संख्या दे रखा हुआ है तो ए की जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन रख दिए और आपका एचसीएफ और एलसीएफ दोनों रखा हुआ है उसको भी रख दिए। अब ये इधर गुना में था, इधर आया तो भाग में हो गया। तो उस तरह जो इसको हम क्या किए, कैलकुलेट किए। तो इस तरह हम लोग का एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है सही उत्तर के रूप में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। आई होप आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। तो 69 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल रहा है क्या, इतना का न्यूनतम पद होगा। तो ये जो है आपका कैंसिल आउट वगैरह यानी कि सरलीकरण चैप्टर से आपका दे रखा हुआ है। तो इसको हम लोग पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स प्लस वन दे रखा हुआ है ना, एक्स प्लस 5 देखा है, सॉरी एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 और बट्टा में क्या दे रखा हुआ है आपका एक्स प्लस 3 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 25 ही नहीं दे रखा हुआ है। अब ये जो है आपका सरलीकरण चैप्टर में आ जाएगा। तो इसका सरलीकरण हम लोग कर देंगे। सरलीकरण करेंगे तो कैसे होगा, यानी कि इसको थोड़ा और छोटा करेंगे कैंसिल आउट करने के लिए, और क्योंकि जब तक इसको छोटा नहीं करेंगे तब तक इसका छोटा वैल्यू आएगा। तो इसका न्यूनतम वैल्यू बोल रहा है तो इसको न्यूनतम करने के लिए इसको तोड़ लेंगे, इन दोनों को तोड़ेंगे। तो इन दोनों को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आप इसको लिखिए एक्स प्लस 5 है तो एक्स प्लस 5 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 है। तो इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड इसका करेंगे तो क्या होगा, एक स्टेप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाँ एक्स प्लस 5 इंटू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 को तोड़ेंगे ऐसा भाग में कि जो गुना करने पर 10 और जो है जोड़ने या घटाने पर 7 है। तो 5x प्लस 2x लिख देंगे और प्लस में 10 और बाटा में इसको x प्लस 3 है तो x प्लस 3 ही लिख सकते हैं क्योंकि इसको तो और छोटा कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे इसको करेंगे छोटा तो एक्स स्क्वायर और 10x को ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुना करने पर 25x स्क्वायर और जोड़ने या घटाने पर 10x आए। तो इसको छोटा करेंगे तो क्या होगा आपका 50 यानी 5x प्लस 5x लिख सकते हैं और प्लस में 25 है तो 25। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा प्लस में 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे ये वाला तो वैल्यू लिख दिया। अब बटा में जो है उसको लिखेंगे x प्लस 3। अब यहाँ पे इसको जो है ये करेंगे छोटा करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 यहाँ पे भी होगा और प्लस में यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 यहाँ पे भी होगा। ओके, अब इसका जो मान यहाँ पे लिख देंगे, नीचे दिख जाएगा, नहीं दिखेगा ना, चलिए लिखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो x प्लस 5 है, x प्लस 5 और इंटू में अब क्या हो जाएगा आपका, इंटू में यहाँ पे एगो वैल्यू x प्लस 5 और एगो x प्लस 2, तो x प्लस 5 इंटू में x प्लस 2 और बटा में एगो क्या हो गया आपका x प्लस 3 है, x प्लस 3 हो गया और इंटू में आपका एगो x प्लस 5 इसमें से लेंगे और एगो x प्लस 5 ये बाहर बढ़ा लेंगे। तो x प्लस 5 इंटू में x प्लस 5 यानी दोनों x प्लस 5 है तो यहाँ पे x प्लस 5 लिख दिया। ओके, अब देखेंगे इनमें कैंसिल आउट कौन कौन हो रहा है। तो इसमें कैंसिल आउट कौन कौन हो रहा है, x प्लस 5 x प्लस 5 x प्लस 5 और x प्लस 5 बच क्या रहा है, ऊपर में x प्लस 2 और नीचे में x प्लस 3 यानी कि x प्लस 2 और बटा x प्लस 3 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, सबसे न्यूनतम वैल्यू। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है, हाँ x प्लस 2 बटा x प्लस 3, हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपको राइट आंसर इस तरह के क्वेश्चन का
पिक करना होगा। इस तरह करने के लिए थोड़ा सा ये जो गुणनखंड होता है उसको तोड़ना पड़ता है और उसके बाद जो है कैंसिल आउट वगैरह करना पड़ता है, यानी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल पाता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ITI एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछ रखा हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्या, एक संख्या m 25 से विभाज्य है। ये एक संख्या जो m है वो 25 से विभाज्य है। यदि m+5 इंटू में m+1 को 25 से भाग किया जाए, यानी कि विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा। तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा हमने इसको जो है ITI एंट्रेंस एग्जाम का जब हम लोग पढ़ा रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सरलीकरण में यानी कि सिंप्लीफिकेशन में कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी इस हमारे उस वीडियो को देखे होंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है जानते होंगे कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि m जो है ये 25 से विभाज्य है, यानी कि m में जब 25 से भाग करेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या कि यदि m+5 m+1 में 25 से भाग करें तो ये क्या कैंसिल आउट होगा, और यदि कैंसिल आउट हो करेगा तो कितना शेषफल आएगा, 0 शेषफल आएगा या कुछ भी नहीं शेषफल आएगा या कुछ आएगा। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको जो है आप गुणनखंड कर लीजिए, यानी कि गुना कर लीजिए। तो m में m से गुना करेंगे तो m² और प्लस में फिर m में 1 से गुना करेंगे m और प्लस में फिर इस 5 से गुना करेंगे तो 5m हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे 25 से 25 बटा में, ओके दिख रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका m² हो गया। अब ये m और 5m 6m हो गया, और प्लस में 5 है तो 5 और बटा में 25। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अब आप जब पिछले वीडियो देखे हैं हमारा, तो आप बता पा रहे होंगे यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आप 25 को देखिएगा, तो 25 तो जो है m को कैंसिल आउट कर रहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि 25 जो है m को विभाज्य कर दे रहा है। तो m को तो कैंसिल आउट कर देगा, हाइयो m को कैंसिल आउट कर देगा, बचेगा शेष सिर्फ क्या बचेगा, 5 ही ना बचेगा। तो ये 5 जो है आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। अब ये नहीं समझ में आया तो मान लीजिए कि 36 ही है कि ये जो है आपका 6 से विभाज्य है। ओके, अभी 36 को हम तोड़ कर लिखेंगे, यानी कि एक बार लिख दे रहे हैं 12, एक बार लिख रहे हैं 18, और एक बार लिख रहे हैं आपका क्या लिख दे रहे हैं क्या लिख दे रहे हैं 12 और 18 कितना होगा, 30 हो गया ना। उसके बाद एक बार लिख रहे हैं 2 और एक बार 3 लिख दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अब बाटा में 6 है तो 6, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 6 तो 12 को कैंसिल आउट कर रहा है कि नहीं, और ये भी 6 18 को कैंसिल आउट कर रहा है, लेकिन 2 और 3 को कैंसिल आउट नहीं कर रहा है ना। तो इसी तरह प्रकार का ये भी है, यानी कि आप 25 जो है m को कैंसिल आउट कर रहा है, तो आप 25 m में कितना से गुना कीजिए, वो क्या होगा 25 से कैंसिल आउट होगा। तो हयो तो कैंसिल आउट हो गया, 25 से हयो कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ क्या ये 5 जो बचा है वही उसका सही उत्तर है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और इसमें कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 + 24 + 27 + ... 51 का मान होगा क्या होगा मान। तो इसका आपको फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा आपका वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आपका एक सीक्वेंस दे रखा हुआ है, सीरीज दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है 21 + 24 + 27 + ... आपका +51 तक दे रखा हुआ है। और इसमें जो है आपका इन सबका योगफल निकालना है, यानी कि आप एपी में पढ़े होंगे, एसेन जो है आपका फाइंड आउट करना है। और आप इसको देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं, तो इसमें 3 जोड़ेंगे 24, इसमें 3 जोड़ेंगे 24, यानी कि अंतर जो है समान है, इसलिए ये जो है सीरीज आपका एपी में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में पदों का योग, ये पदों का योग के रूप में है। तो पदों का योग बराबर क्या होता है n/2 इंटू n/2 × 2a + n-1 इंटू d होता है। तो आपको यहाँ पे n जो है पदों की संख्या यहाँ से ज्ञात करना होगा पहले। तो पदों की संख्या पहले ज्ञात करेंगे, तो पद की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, an +
ए एन इजकल टू सॉरी दोस्तों ए एन इजकल टू क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पे ए एन आपका अंतिम पद दे रखा हुआ है 51, तो 51 हो गया। अब ए यानी कि प्रथम पद दे रखा हुआ है आपका 21, तो 21 हो गया। प्लस में एन नहीं दे रखा हुआ है, उसको उसी तरह रहने देते हैं एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या दे रखा हुआ है आपका 3, 3 को बढ़ रहा है तो वही ना आपका समांतर माध्य हो गया, यानी कि आपका जो डिफरेंट है वो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे से देखेंगे तो इस 21 को इधर लेकर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 51 में से 21 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये गुना में इधर आएगा तो आपका भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे n माइनस वन इजकल टू क्या आ जाएगा 3 दहा के 30 यानी कि 10 आ जाएगा। तो 10 बार n माइनस वन इजकल टू 10 हो गया, तो इसलिए n इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो 11 हो गया। ओके, तो n का मान आपका 11 हो गया। तो अब यहाँ पे n का मान जब 11 हो गया तो इसमें n का मान रख देंगे तो जो है आपका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो n का जगह पे 11 रखेंगे तो 11/2 और इंटू में 2a, तो a का मान 21 है तो 21 में 2 से गुना कर देंगे 42 हो जाएगा। और प्लस में n माइनस वन यानी कि 11 में से 1 घटा देंगे तो 10 और इंटू में d, तो d का मान क्या है 3 है तो 3 से गुना। अब उसके बाद इसको बढ़ाएंगे आगे तो 11/2 और उसके बाद गुना, और ये 42 और 10 × 30 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब इस 2 से 72 को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट होगा 36 होगा। और उसके बाद 36 में 11 से गुना कर देंगे तो ये क्या होगा आपका 36 और ये आपका 36, 6 6 9 आया पे 3। ओके, तो 396 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इस तरह बनाते हैं। तो पहले आपको एन यहाँ पे एपी दे रखा हुआ था, यानी कि एक समांतर श्रेणी में दे रखा हुआ था सीरीज, उस सीरीज से आपको पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। तो इस का जो है आपका फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो इस पर आपको ज्ञात करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a मालूम होना चाहिए, n मालूम होना चाहिए, d मालूम होना चाहिए। तो a और d तो मालूम है लेकिन n मालूम नहीं है, तो n के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करके n फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद जब फाइंड आउट होगा n का मान फाइंड आउट हो जाएगा तब इसको इस पर आप वैल्यू पुट करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 72 नंबर क्वेश्चन है और बोल रहा है कि a इजकल टू दे रखा हुआ है, b इजकल टू दे रखा हुआ है, उसके बाद a गुना b आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो आपको दे रखा क्या है, a इजकल टू दे रखा हुआ है आपका 4 का पावर 5 इंटू 7 का पावर 3 और b इजकल टू क्या दे रखा हुआ है आपका 7 स्क्वायर इंटू 4 का पावर 6, यही ना दे रखा हुआ है। जी हाँ, ये दे रखा हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है a गुना b। तो a गुना b, तो a का मान रख देंगे 4 का पावर 5 और 7 का पावर 3 और उसके बाद गुना को गुना b का मान 7 का पावर 2 और गुने 4 का पावर 6। तो यहाँ पे जो है बेस जो समान है उसको देखेंगे तो बेस 4 और यहाँ पे 4 समान है और इसका पावर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 4 है तो 4, इसका पावर 6 और 5 11। गुना में क्या होता है पावर को जोड़ दिया जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे भी गुना में पावर को जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो जाएगा। 11 गुना है गुना और यहाँ पे भी सेम है बेस, तो 7 का पावर 3 और 7 का पावर 2 क्या हो जाएगा 7 का पावर 5 हो जाएगा। इस तरह ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में 11 और 5 कहाँ दे रखा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो इसी तरह जो है आप चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम जो है एक कार्य को अकेला 50 दिनों में पूरा करता है, एम एन से 10% कम कार्यकुशल है, यानी कि एम जो है एन से 10% कम कार्यकुशल है। तो एन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। जब एम यहाँ पे एम जो है जब 50 दिनों में कर रहा है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि एम जो है ये एम एन से 10%, हाँ जी हाँ दोस्तों, एन से 10% कम, यानी कि एन का 90/100 है, एन का 90/100 है। तो यहाँ से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब m का वैल्यू जो है आपका 50 है कि उस कार्य को करने में 50 दिन लगाता है। तो आपके से पूछा है क्या कि n जो है वो कार्य करने में कितना दिन लगाएगा। यहाँ पे से दोस्तों यदि n का मान आप ज्ञात कर रहे हैं तो n का मान क्या होगा, यानी कि n उस कार्य को कितना दिन में करेगा। जब m 50 दिन में कर रहा है तो इससे जो है n जो है 10% का अधिक कार्य कुशल है। तो आप क्या कर देंगे, इसमें 90 गुना 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई
कर देंगे तो यहाँ से आपका 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 9 5 45 जो है सही उत्तर होगा। और इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर 45 होगा, यानी कि एन जो है उस कार्य को 45 दिनों में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि एन जो है इस एम से अधिक यानी 10% अधिक कार्यकुशल है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका 45 कौन नंबर ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो है 45 दिया रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 3 नल जो है आर, एस तथा टी एक टंकी को क्रमशः 90, 100 तथा 120 मिनटों में भर सकते हैं। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? तो यहाँ पे आपका टंकी की क्षमता तो दे रखा हुआ है और बोल रहा है कि एक साथ सबको खोल दिया जाए तो आपका क्या होगा। तो एक साथ जब भी खोला जाएगा तो एक साथ खोला जाएगा तो ए का कार्य क्षमता क्या है आपका? ये आर के लिए RST आर के लिए कितना हो जाएगा आपका कार्य क्षमता 1/90 उस कार्य को करने के लिए, और एस के लिए 100 मिनट में कर रहा है ना, तो 1/100 हो जाएगा। और टी के लिए आपका 120 मिनट में कर रहा है तो 180 में कर रहा है तो 1/180 हो जाएगा। ओके, अब इस सबको ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब मिलकर जो है उस कार्य को कितना देर में करेंगे, ये आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 90 और 100 और 180 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो 90, 100 और 180 का एलसीएम आप मान लीजिए कि 1800 आ रहा है। क्या रहा है 1800 भाई, कितना बार में कैंसिल होगा 20 बार में, 100 में 18 से 18 बार में, प्लस में 18 में 1800 से 10 बार में। ओके, अब इस सबको ऊपर वाला को ऐड कर देंगे तो 10 और 20 से 30, 30 और 18 48 और बटा में 1800 हो गया यहाँ पे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे 24 दूना 48, यहाँ पे आपका 900 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 12 दूना 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 45 दूना 90 450, फिर 6 दूना 12, यहाँ पे आपका 12 दूना 24 दूना 48 225 हो गया। अब ये तो हो गया तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे, यानी कि कितना देर में करेंगे, क्षमता हो गया। तो इसको क्या कर देंगे, पूरा पलट देंगे तो ये टोटल समय निकल जाएगा, यानी कि जो तीनों मिलकर कार्य करेंगे वो कितना देर में करेंगे, वो आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। तो इसको पलट देंगे तो नीचे 225 है तो 225 ऊपर, अब बटा में 6 है तो 6। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा 36 18, और फिर 4 बचेगा तो 6 7 42, और उसके बाद 6 5 30, यानी कि 37.5 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 37.5 मिनट में जो है ये तीनों टंकी जो है एक साथ खोल दिया जाएगा तो भर जाएगा। तो ये तीनों जब नल एक साथ खोला जाएगा तो 37.5 मिनट में जो है आपका टंकी भरेगा। तो दोस्तों यदि आप अगला क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक समचतुर्भुज दे रखा हुआ है, यानी कि समचतुर्भुज की मतलब क्या कि चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर। ये आपका एक समचतुर्भुज दे रखा हुआ है, इसमें एक भुजा जो है आपका 20 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, और एक विकर्ण जो है आपका कितना दे रखा हुआ है 24 सेंटीमीटर जो है एक विकर्ण दे रखा हुआ है। यानी कि ये वाला मान लीजिए कि विकर्ण 24 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है और ये आपका विकर्ण नहीं दे रखा हुआ है, यानी कि ये वाला विकर्ण आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करने के लिए बोल रहा है कि जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 1/2 इंटू आपका दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी कि दोनों विकर्णों का गुणनफल। ओके, तो यहाँ पे दोनों विकर्णों का गुणनफल ज्ञात होगा तब ना। तो एगो तो विकर्ण मालूम है, लेकिन एगो विकर्ण यानी दूसरा विकर्ण आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस को ज्ञात करते हैं। तो समचतुर्भुज में एक रूल होता है कि 4 गुने भुजा स्क्वायर, समचतुर्भुज में क्या होता है कि 4 गुने भुजा स्क्वायर के बराबर जो है आपका इस D1 का स्क्वायर प्लस D2 का
स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, यानी कि पहले और दूसरे विकर्णों के स्क्वायर के योगफल के बराबर आपका 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। समचतुर्भुज में ये रूल होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से D2 जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 4 गुने भुजा स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, इक्वल टू में D1 का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, अब प्लस में D2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 220 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, और 400 में 4 से गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा। अब 1600 और इधर 24 का स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर मतलब कि 576 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 576 हो गया आपका। इधर D2 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो D2 का निकाल देंगे। तो D2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से D2 स्क्वायर ना है तो स्क्वायर है, तो इधर आपका रूट अंडर चढ़ जाएगा। तो 16 में से 576 घट जाएगा तो क्या होगा आपका 1024 होगा। जी हाँ, 1024 होगा, माइनस करेंगे तो अब यहाँ पे 1024 किसका वर्गमूल होता है, आपका 32 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से आप D1 फाइंड आउट हो गया, D1 तो दिया हुआ है, और D2 आपका फाइंड आउट हो गया क्या 32 हो गया। तो यहाँ से आपका दोनों वैल्यू मालूम हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग उस वैल्यू को पुट कर देंगे और आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो 24 हो गया एगो, और एगो कितना है आपका 32 है, तो 32। अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से ये कैंसिल होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 12 बार में, और 12 में 32 से गुना करेंगे तो कितना होगा 32 में 12 से गुना कर दीजिए तो 32 दूना 64, और यहाँ पे 32 क्या होगा 4 6 2 8 है कि 3, यानी कि 384 जो है आपका आ रहा है। तो 384 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। एक बार और समझ लेते हैं। समचतुर्भुज दे रखा हुआ है, उसमें एक विकर्ण 24 दे रखा हुआ है, एगो विकर्ण नहीं दे रखा हुआ है, उसका एगो भुजा दे रखा हुआ है 20। तो जब एगो भुजा 20 है यानी कि चारों भुजा 20-20 होगा। तो जब भुजा मालूम रहता है तो समचतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल नहीं सकते हैं। निकालते कैसे हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने दोनों विकर्णों के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। तो दोनों विकर्ण दिया रहता तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एगो विकर्ण दे रखा हुआ है, एगो नहीं दे रखा हुआ है, तो आपको एगो विकर्ण और ज्ञात करना होगा। एगो विकर्ण और ज्ञात करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, 4 गुने भुजा स्क्वायर इक्वल टू दोनों विकर्णों के स्क्वायर का योग। ओके, उस तरह हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे D2 का मान ज्ञात कर लेंगे 32। अब जब दोनों मालूम हो गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, जिस तरह आपका 384 जो है सही उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। और जय ने 728 रुपये में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या था। यानी कि मान लो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या लिखेंगे, आपका दे रखा हुआ है आपका क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। यानी कि मान लो कि क्रय मूल्य क्या था आपका x था। ओके, अब x पर 60% अधिक यानी कि 160/100 हो गया। ओके, अब उसके बाद जो है इस पर अधिक अंकित करके 35% का छूट देता है। यानी कि इस पे ये 160 तो कर दिया, यानी कि अधिक 160% अधिक कर दिया उस मूल्य उस क्रय मूल्य पर मूल्य को। तो जब 160% अधिक कर दिया, अब उसके बाद जो है उस अंकित मूल्य पर यानी कि इस पूरे पर इस अंकित मूल्य पर कितना परसेंट का छूट दे रहा है 35% का। आई होप 35%, जी हाँ दोस्तों 35% का छूट दे रखा हुआ है। तो 35% का छूट दे रखा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 65/100 हो गया। छूट मतलब माइनस, और क्या होगा वृद्धि मतलब यानी कि आपका जब लाभ होगा या आप उस पर अधिक अंकित कर रहे हैं तो उसमें 100 से प्लस करके लिखेंगे। अब जब 35 छूट वगैरह दिया जाता है तो 100 में से माइनस करके लिखते हैं। तो 65/100 हो गया। अब इस पूरे को ये पूरा जो है, अब इस पूरे को खरीदने में कितना रुपया लगा रहा है अजय, तो अजय जो है लगा रहा है रुपया आपका 728 रुपया लगा रहा है। अब इसको जो है आप कैंसिल आउट कर देंगे, इस तरह जो है आपका सही उत्तर आ जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या होगा आपका ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 दूना 16 या आपका 5 दूना 10। यहाँ से आपका कैंसिल आउट होगा कितना बार में 13 5 65 और यहाँ पे 20 5 100। ओके, अब कौन कैंसिल आउट होगा, कोई नहीं होगा। यहाँ पे 4 दूना 8, यहाँ पे 10 दूना 20, 5 दूना 10, यहाँ पे 2 दूना 4। ओके, अब ये 13 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 13 चौका 13 50 65
13 5 65 और उसके बाद 7 तिरछा 78, यानी कि आपका 13 से 56 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब ये 2 को इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो 28 बार में हो गया। अब यहाँ से आपका क्या आया, x बराबर बाटा में सिर्फ बचा है 25 बचा है, तो उधर आएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 28 में 25 से गुना कर देंगे। तो 28 में जब 25 से गुना करेंगे तो कर लेते हैं एक बार, 8 5 40, 5 दूना 10, 4 14 और 28 दूना 56, जो ऐड करेंगे तो 6 4 10, 6 1 7, 6 5 1 6, 1 8 से 7, 700 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है और आप क्रय मूल्य x माने हैं तो x का वैल्यू आपका क्या निकल के आया है, 700। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 77 नंबर क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या, यदि cos a माइनस बी इजकल टू 3/5 तथा tan a इंटू tan b इजकल टू 2 है, तब आपका जो है कौन सा वैल्यू आपका जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा हुआ है ए बी सी, 4 को वैल्यू दे रखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, बोर्ड पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपका क्या दे रखा हुआ है, आपका cos a माइनस बी, यही ना दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को यदि लिखा जाए बोर्ड पर तो क्या दे रखा हुआ है आपका, cos a माइनस बी इक्वल टू आपका 3/5 दे रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे cos a माइनस बी इक्वल टू 3/5 दे रखा हुआ है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a माइनस बी के फॉर्म में तुल लेते हैं। इनका फॉर्मूला क्या होता है, cos a इंटू कॉस बी, माइनस जब रहता है तो यहाँ पे क्या रहता है, प्लस होता है, तो साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। ओके, साइन बी इक्वल टू आपका क्या हो गया, 3/5 है तो 3/5 हो गया। ओके, तो ये जो है आपका, इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब चौथा में एक और दे रखा हुआ है tan a इंटू tan b, तो एगो tan a इंटू tan b इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है आपका, हाँ 2 दे रखा हुआ है तो 2 हो गया। ओके, अब इसको क्या करेंगे, tan को साइन और cos में तोड़ेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा cos होता है। तो उसी तरह यहाँ पे साइन ए बटा cos क्या लिख देंगे, cos ए इंटू में आपका tan b है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन b बटा में cos b हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा जो है आपका एक ही रेखी में ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में तो मल्टीप्लाई ही नहीं करना है। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा एक ही बटा के अंदर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे, यानी कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो साइन ए इक्वल टू आपका क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 2 से, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कॉस बी हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, इसको इक्वेशन मान लेंगे दोस्तों। तो ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। अब ये आपका फर्स्ट नंबर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा तो यहाँ से आपका साइन ए इंटू साइन बी जो है आपका इतना आ गया है। तो यहाँ इसको जो है इसका मान जो है यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, यानी कि समीकरण यहाँ से आप चलेंगे आगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी है तो cos a इंटू कॉस बी उसी तरह होने देंगे, cos a इंटू कॉस बी हो गया। अब प्लस में क्या है आपका, साइन a इंटू साइन बी, तो प्लस में साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या है आपका, 2 cos a इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी। आई होप आपको दिख रहा होगा जी हाँ। ओके, अब इसको आगे बढ़ाएंगे। बराबर में आपका क्या है, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/5 है तो 3/5 बराबर में आपका 3/5 है। ओके, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू कॉस बी, यानी कि एगो आई 2 कितना हो जाएगा, 3 cos a इंटू कॉस बी हो गया। ओके, आई इक्वल टू में आपका 3/5 है तो 3/5। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या बच क्या आ रहा है आपका, cos a इंटू cos b इक्वल टू 1/5 आ रहा है।
तो यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू 1/5 आ रहा है, और यही जो है आपका ऑप्शन में दे रखा हुआ है। तो ऑप्शन कितने नंबर में दे रखा हुआ है देख लेते हैं। cos a इंटू कॉस बी इक्वल टू 1/5 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना था, जो है आपका cos a माइनस बी दे रखा हुआ था, तो इसको cos a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ दिए, तो इसको फॉर्मूले के रूप में तोड़ दिया। उसके बाद tan a इंटू tan b आपको दे रखा हुआ था, तो इसको भी sin cos के रूप में तोड़ दिया। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है sin a इंटू sin b इक्वल टू 2 cos a इंटू cos b आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। जब पुट किए तो यहाँ पे cos a इंटू cos b जो है आपका 3/5 जो है 3 को कैंसिल आउट करके 1/5 जो है आपका दे रहा है। तो इस तरह 1/5 जो है cos a इंटू cos b का मान हो जाएगा। तो जिस तरह जो है आपका ऑप्शन बोलता है उस तरह जो है हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो इससे घबराइएगा ना, जिस तरह आपको जिस फॉर्म में तोड़ने के लिए बोले क्वेश्चन उसी फॉर्म में तोड़कर इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और हमारी बातों को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है क्या 78 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। तो इसको जो है थोड़ा सा बोर्ड पे बना लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो बोल क्या रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। तो मान लीजिए अंकित मूल्य जो है आपका, अंकित मूल्य जो है आपका 100% है, यानी कि 100 है। तो आपका क्रय मूल्य क्या बोल रहा है कि ये क्रय मूल्य जो है आपका अंकित मूल्य का 90% है, यानी कि 100 का 90% आपका क्रय मूल्य हो गया। तो ये 100 कैंसिल, यानी कि 90 जो है आपका 90 जो है आपका क्रय मूल्य हो गया और अंकित 100 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 1% की छूट देने पर आपका जो है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अंकित मूल्य पर 1% का छूट दिया जाए, तो अंकित मूल्य 100 है, तो 100 पर 1% का छूट के मतलब क्या, 100 में से 1 घटाकर बटा में 100, यानी कि 99/100 लिखेंगे। 1% बोला है इसीलिए 99, 2% बोलेगा तो 98, 5% बोलेगा 95, 10% बोलेगा 90, तो 90/100 होगा। उस तरह 1% बोला है इसलिए 99/100 कर देंगे। तो इस तरह ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 99 जो है आपका आएगा, यानी कि 1% अंकित मूल्य पर छूट देकर आपको उस वस्तु को बेचा जाए तो वो 99 रुपया में बिकेगी। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है क्या कि लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो आप खरीदे कितने में थे, आप खरीदे थे 90 रुपया में, आप बेच रहे हैं 1% छूट देने के बाद 99 रुपया में। तो यहाँ पे तो आपको लाभ ही ना हुआ है, कितना लाभ हुआ है 9 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर आपका क्या होता है, लाभ गुने 100, लिख लेते हैं फॉर्मूला, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 90 रुपया, तो 90 रुपया हो गया। अब उसके बाद इसको वैल्यू रख देंगे, तो लाभ कितना हुआ है 9 रुपया, तो 9 गुने 100 बटा क्रय मूल्य 90 रुपये है, तो 90। यहाँ पे 9 से कैंसिल आउट होगा 10 बार में, और 10 ये 100 को कैंसिल आउट करेगा 10 बार में, तो 10% जो है आपका लाभ परसेंट के रूप में आएगा। और यही जो है आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर जी जो है आपका सी जो है सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या बोल रहा है कि tan -945 डिग्री का मान ज्ञात करना है। tan -945 डिग्री का आपका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन पर लिख लेते हैं, बोर्ड पे लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है आपका tan कितना दिया हुआ है, tan -945, आई होप -945 है, हाँ 945 डिग्री है। तो आपको मालूम होगा कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका, माइनस थीटा होता है, यानी कि माइनस tan थीटा होगा, हो जाएगा। tan थीटा का मान क्या दे रखा हुआ आपका 945। अब तो ये आपका एक मान निकल के आया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, तो -tan है तो -tan, ओके। अब 945 को कितना लिख सकते हैं, 945 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 360 डिग्री। तो 3 में 360 डिग्री से गुना करेंगे तो ऐसे 1080 आएगा। अब 1080 में से कितना घटाएंगे कि 945 आएगा, तो 1080 में से हम 135 डिग्री घटाएंगे तो आपका 945 डिग्री आ जाएगा। आप घटा कर देख लीजिए, 1080 में से 135 घटाइएगा तो 5, यहाँ पे आप कितना घटाइएगा, यहाँ पे आपका 7 हो गया, 7 में से 3 घटेगा 4, और यहाँ पे आपका 10 है तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, यानी कि 945 आ रहा है। तो इस तरह जो है हम इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि जो है 90 tan
tan 360 माइनस थीटा बराबर tan 360 माइनस थीटा बराबर, यानी कि ये 360 माइनस थीटा यानी कि 135 डिग्री है, बराबर क्या होता है आपका माइनस tan थीटा होता है। तो माइनस tan थीटा यानी कि ये पहले माइनस हिले था और उसके बाद फिर माइनस tan थीटा यानी कि tan 135 हो गया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका tan 135 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 135 है, तो यहाँ पे tan 135 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे भी आपका वैल्यू जो है नहीं निकल पा रहा है, इसके आगे और बाहर बढ़ाएंगे तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं tan 90, आप प्लस में क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो tan 90 प्लस थीटा बराबर आपका क्या होता है माइनस कॉट थीटा होता है। तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉट अब थीटा का मान क्या है 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री। अब आपको मालूम होगा माइनस है तो माइनस, अब कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 45 डिग्री बराबर इक्वल टू 1 होता है, यानी कि tan 45 बराबर 1 भी 1 होता है और कॉट भी 45 बराबर 1 होता है। तो ये पहले से माइनस हिले था और 1 हो गया कॉट 45 डिग्री का मान, तो -1 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसको तो ये थोड़ा सा लॉन्ग गया है, क्यों, क्योंकि इसको छोटा वैल्यू में क्रिएट करेंगे बनाएंगे, उसके बाद ही जो है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तब भी एक जो क्वेश्चन है बन पाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा बराबर है। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका दे रखा हुआ है क्या, tan थीटा इक्वल टू दे रखा हुआ है आपका tan थीटा इक्वल टू 4/3 दे रखा हुआ है, यानी कि लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ पे आपका tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, तो यहाँ से आप कॉर्न स्क्वायर कॉर्न बराबर निकालिएगा, तो कॉर्न बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 चौका 16 प्लस 3 का 9। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 मतलब 5, यानी कॉर्न बराबर क्या आ गया 5 आ गया, कॉर्न इक्वल टू आपका 5 आ गया। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान इक्वल टू क्या होता है आपका लंब बटा कॉर्न होता है, लंब बटा कॉर्न होता है। तो लंब आपको दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है 4 और बटा कॉर्न मालूम हो गया क्या आपका 5, तो 4/5 जो है ये तो हो ही करेगा सही, लेकिन ये माइनस में भी होगा। क्यों, क्योंकि जब आप 90 से आगे बढ़िएगा तब तो माइनस में आता है ना ये, तो इसका मान, तो इसलिए ये 4/5 प्लस में भी रहेगा और आपका 4/5 माइनस में भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा, ए सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपए हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ये जो है आपका CI का क्वेश्चन है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दे रखा हुआ है आपसे, आपको दे रखा है क्या, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। धन राशि ज्ञात करना है तो P यानी कि मूलधन ज्ञात करना है P, और इस पर जो है 16% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 16% ब्याज की दर से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 116/100 और कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो इसलिए 2 बार इसको गुना कर देंगे। अब ये जो है आपका मिश्र धन हो जाएगा, यानी कि इस P पर इतना इतना करके 2 बार में कितना आ रहा है आपका 20,1840, यानी कि आपका 2,01,840 आ रहा है। तो अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करने का प्रयास करेंगे, जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। ये 100 कैंसिल आउट होगा कितने नंबर में 116 से आपका 50 हो गया, यहाँ पे आपका 5 दूना 10 और 8 दूना 16, फिर 25 दूना 50, यहाँ पे 29 दूना 58, उसी तरह यहाँ पे 29 हो जाएगा और ये भी क्या होगा 25 हो जाएगा। अब ये 29 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ से तो देखा जाए तो 29 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितने बार में कैंसिल होगा 696 बार में कैंसिल आउट होगा। आप भाग करके देख लीजिएगा, हम अभी भाग किए हैं तब जाकर ये जो है 696 आया है। अब इससे जो है आप कैंसिल आउट करिएगा 696 को, 696 में भाग करके देख लेते हैं। तो 696 से भाग करेंगे 29 से, तो कितना होगा आपका 2 बार में 58 होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 हो गया। ये कितना बार में कैंसिल आउट होगा 4 बार में होगा,
4 4 9 36 और 4 दूना 8 3 11, हाँ ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 24 बार में ये भी 29 आपको कैंसिल आउट कर देगा, यानी कि 24 यहाँ पे आ गया। अब जो है आप देखिए यहाँ से P इक्वल टू ज्ञात कीजिएगा, यानी कि ऊपर वाला तो कुछ भी नहीं है, ये जो है भाग में है, उधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कि 24 पहले से था और ये दोनों 25 गुने 25 इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, भाग है इधर तो 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625। अब 625 में 24 से गुना करना है, तो 625 में आप 24 से गुना कीजिए तो कितना होगा, कर लेते हैं एक बार, 4 5 20, 4 दूनी 8 2 10, और उसके बाद 6 होगा 24, 1 25 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 बार में 25 दूना 50, 6 दूना 12, यानी कि 350, 1350 हो गया। अब यहाँ पे 0 0 5 5 10 और 3 2 5 1 6 और ये आपका 1, यानी कि 16 जो हज़ार है ये आपका सही उत्तर आएगा। तो 16,000 देख रहे हैं ऑप्शन में, ऑप्शन कितने नंबर में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है एक नंबर ए नंबर ऑप्शन में है 1,60,000। आई होप कि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे कुछ जीरो वगैरह छूटा हुआ है, तो यहाँ से हाँ दोस्तों यहाँ से जो है आपका जीरो छूटा हुआ था, यहाँ पे आपका 6,960 आता, तो उसके बाद 29 से कैंसिल आउट होगा तो 240 बार में कैंसिल आउट होगा। अब उसके बाद 240 बार में जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 240 होगा, और जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका 1,60,000 जो है सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा हुआ था, आपको दर दे रखा हुआ था, किस दर से बढ़ रहा है, आपका मिश्रण दे रखा हुआ था, तो आप मिश्रधन बराबर मिश्रधन हो गया। अब इसको कैंसिल आउट किए तो जो आएगा आपका सही उत्तर आया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल क्या रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर पर आवर है तो पुल को पार करने में कितना समय, यानी कि सेकंड में कितना लगा है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आपका एक पुल है, एक मान लीजिए ये आपका पुल हो गया, ये पुल कितना मीटर लंबा है, आपका 800 मीटर लंबा है, यानी कि 800 मीटर आपका लंबा ये पुल हो गया। आपका 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई, ओके, ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी होगी। तो ये जो रेलगाड़ी है आप इस पुल को पार करेगी तो ये अपना तो लंबाई पार करबे करेगी और इस पुलों की लंबाई पार करेगी, यानी कि आपका समय, यहाँ से आप देखेंगे कि आपको ज्ञात करना क्या है, समय। तो समय बराबर क्या आपका क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है 100 और ये 800, यानी कि क्यों, क्योंकि ये अपना लंबाई के साथ इस पुल की लंबाई को भी पार करेगी, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 प्लस 800 यानी कि 900 हो जाएगा, और बटा में चाल। तो चाल क्या दे रखा हुआ है आपका 30 किलोमीटर पर घंटा में दे रखा हुआ है, और आपको ज्ञात करना क्या है सेकेंड में। तो 30 किलोमीटर को पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी ये 900 जो है आपका मीटर पर सेकंड मीटर में ही दे रखा हुआ है, इसलिए आपको इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 18 से गुना करेंगे तो ये जो है 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वो क्या। अब यहाँ से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से कितना बार में 6 बार में, और ये 5 इसको कितना बार में कैंसिल करेगा 18 25 90 18 बार में, तो 18 ई टोटल 108 सेकंड जो है आपका सही उत्तर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपका समय पूछा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी टोटल क्या हो गया आपका 900 हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे इसलिए, और बटा में चाल 30 किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, लेकिन आपको पूछ क्या रहा है सेकेंड में पूछ रहा है, तो इसलिए आपको किलोमीटर पर आवर को सेकेंड मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना, तो 18 ये भाग में है, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो इस तरह आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 108 सेकंड जो है आपका सही उत्तर होगा, ये सेकंड में होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, बोल क्या रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा बोर्ड पे हम लोग को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एग्जाम के व्यू से आपके काफ़ी एग्जाम में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ITI इंट्रेंस एग्जाम हो या पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम हो। आपका क्या बोल रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है, यानी कि मान लीजिए आय जो है व्यक्ति का आपका 100% है, 100% में 65% खर्च करता है। खर्च कितना करता है आपका
65%। तो बचाता कितना है आपका, बचाता कितना है आपका, ये इसमें से माइनस कर लेंगे तो 5 और 9 में से 6 घटेगा 3, यानी कि 35% आपका बचाता है। अब क्या हो गया आपका, आगे बोल रहा है कि यदि उसकी आय 25% से बढ़े, यदि इसकी आय 25% से बढ़े, यानी कि 125/100। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो जाएगा, आय हो जाएगा, यानी कि दूसरा आय क्या होगा आपका 125। हाई पहिल का है जो आय, दूसरा का आपका क्या हो गया, आय आपका 125% हो गया। ओके, 125% से बढ़ रहा है इसलिए 125 हो गया। अब माने हैं 100 इसलिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि तथा खर्च भी 20% से बढ़ जाए। यदि खर्च भी 20% से बढ़ जाए तो भाई खर्च 20% से बढ़ेगा, यानी कि 120/100 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 6 दूना 12 और 5 से 13 पचे 65, 13 छक 78, यानी कि 78% हो जाएगा। ओके, 78 हो गया खर्च। और उसके बाद बचना जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे उसकी बचत में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो आपको यहाँ से आपको बचत में परिवर्तन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, यानी कि इसमें जो है परिवर्तन कितना हुआ है यही आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यदि सेकंड प्रोसेस में देखा जाए तो सेकंड प्रोसेस में आय जो है आपका 125 हुआ, इसमें से खर्च कर रहा है 78, तो बचा कितना रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो 15 में से 8 घटेगा 7 और उसके बाद 11 में से 7 घटेगा 4, यानी कि 47 हो जा रहा है। यानी कि दूसरे प्रोसेस यानी दूसरे स्टेप में जब बढ़ रहा है जब 25% से बढ़ रहा है आय और आपका 20% से खर्च भी बढ़ रहा है, तो आपका बचत जो है कितना हो जा रहा है 47 हो जा रहा है। तो इसमें परिवर्तन कितना हो रहा है यही आपको फाइंड आउट करना है। आई थिंक परिवर्तन ही फाइंड आउट करना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें परिवर्तन ही, वो भी परसेंट में फाइंड आउट करना है। तो इसमें परसेंट में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा आपका, परिवर्तन बराबर परिवर्तन गुने 100 बटा पहले जितना था उतना। तो यहाँ पे परिवर्तन कितना हो रहा है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1, यानी कि 12 का परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन 12 गुने 100 बटा पहले कितना था 35, तो 35 का 35 लिख दिया। ओके, अब ये 5 कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 35 और ये 5 से 5 दूना 10, यानी कि 20 बार में। अब ये जो है आपका कैंसिल आउट नहीं होगा तो गुना कर देंगे, 12 दूना 24, यानी कि 240/7 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, दिख रहा है ना, जी हाँ। तो 17 का 21, 17 का 21 और उसके बाद 3 और 0, तो 7 चौक 28 और उसके बाद 2 बचेगा, तो 2 बचेगा तो 7 दूना 14 और उसके बाद क्या बचेगा 6 बचेगा, तो 7 बटे 56, यानी कि 34.28% अप्रोक्स में जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो देख लेते हैं 34.28 जो है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है अनुपात में 11.10 रुपया प्रति केजी वाली दाल को 15.20 रुपया प्रति केजी वाली दाल के साथ मिलाए, ताकि यानी किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण जो है आपका मिश्रण की कीमत 13.20 प्रति केजी हो जाए। तो यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन है एलिगेशन चैप्टर का है, यानी कि मिश्रण जो चैप्टर होता है उसी का है। ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है और काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पहला जो दे रखा हुआ है दाल की कीमत कितना दे रखा हुआ है 11, 10 और बी मान लेते हैं। दूसरा दे रखा हुआ है कितना 15, 20। इसको मिलाना किस अनुपात में है, आपका मिलाना है 13.20। तो जो अनुपात निकल कर आएगा वो क्या आएगा यही आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हम एलिगेशन में अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अंतर और इसका अंतर यहाँ पे, इसका अंतर यहाँ पे, इसका अंतर यहाँ पे। तो इसका अंतर कितना है आप देखिए तो 15.20 13.20 का अंतर कितना है आपका, देख सकते हैं आप 15.20 और 13.20 का अंतर आपका सिर्फ 2 है, तो 2.00 है तो 0 कर दीजिए। अब इसका अंतर देखेंगे तो 13.20 है और यहाँ पे 11.10 है, तो इसका अंतर कितना है आपका 2.10 है। ओके, तो यहाँ पे अब आप इस दशमलव को हटाइएगा तो ये दशमलव हटाइएगा तो यहाँ पे 210 हो जाएगा और ये दशमलव घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि आपका अनुपात क्या निकल कर आया 210 हो गया। अब यहाँ से आप अनुपात में है तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा आपका राइट अनुपात जो राइट रेशियो होगा वो 20 और 21 के अनुपात में मिलाया गया रेशियो होगा, और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे काफ़ी बढ़िया से। ओके, तो एलिगेशन में हम लोग इसी तरह करते हैं, जब भी अनुपात निकालना पड़ता है तो हम लोग इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं और उसके बाद कैंसिल आउट वगैरह करके वो जो है आपका आता है वो आपका रेशियो आता है।
तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका भी ये भी एलिगेशन से ही है थोड़ा सा। बोल रहा है क्या कि 1050 रुपये को एम एन तथा पी में क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा जाता है, एम तथा एन के हिस्से में क्या अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं बोर्ड पे। तो कितना टोटल कितना है आपका 1050, टोटल है आपका 1050। इसको बांटा कितना है 3:5:7। ओके, अब ये 3:5:7 यानी कि पूरा का वैल्यू आप कितना 5, 7, 5, 3, 8, 8, 7, 15 यानी कि 15 रेशियो का मान कितना है आपका 1050। तो एक रेशियो का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि एक रेशियो का मान ज्ञात होगा तो 15 इधर आके बट्टा में हो जाएगा। तो 1050 में 15 से भाग करेंगे तो 15 7 75 यानी कि 70 जो है आपका एक रेशियो का मान आएगा। और आपसे पूछ क्या रहा है कि एम, हाँ जी हाँ दोस्तों, एम एन का जो है हिस्से का अंतर क्या है। तो है तो जो है एम है, एन है, और ये क्या है आपका पी है। ओके, और यही दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो आपका एक रेशियो का मान 70 आया है, अब 70 आया है, यहाँ से आपका अंतर क्या है 2 रेशियो के बराबर है। तो इसलिए 2 रेशियो बराबर क्या है आपका 70 गुने 2 = 140 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अंतर क्या है आपका 2, यहाँ पे अब अंतर 2 रेशियो के बराबर है कि नहीं। ये एम और एन के बीच अंतर कितने रेशियो के बराबर है 2 रेशियो के बराबर है। तो एक रेशियो का मान 70 है तो 2 रेशियो का मान आपका 140 हो जाएगा, और यही जो है आपका सही उत्तर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे काफ़ी बढ़िया से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है क्या कि 12 संख्याओं का औसत जो है 15 है, और उसके बाद यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 12 गो का औसत दे रखा हुआ है क्या आपका 12 गो का औसत दे रखा हुआ है 15, और 41 को भी शामिल कर लिया तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये 12 गो संख्या है आपका औसत है, 12 में 15 से गुना कर देंगे तो कुल आपका ज्ञात हो जाएगा कि नहीं। तो 12 में 15 से गुना करेंगे तो 15 दहा का 150 और 15 दूना 30 यानी कि 180 टोटल आएगा। यानी कि जब कुल निकालना होगा तो औसत में संख्या से गुना कर लेते हैं तो 180 टोटल आ गया। अब इसमें बोल रहा है क्या कि आप 41 को भी शामिल कर लीजिए। तो जब 41 को शामिल कर कीजिएगा तो पहले तो 12 थी, अब कितना हो गई 13 हो गई, तो आपका औसत क्या होगा। तो 12 को था लेकिन अब 41 को शामिल कर लिए तो 13 को हो गया, तो 13 से भाग करेंगे तो जो है आएगा वो आपका औसत आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1 2 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1 0 1 और उसके बाद 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 221 होगा। और बाटा में 13 है तो 13। अब इसको क्या कर लेते हैं हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या होगा आपका कैंसिल आउट करके 13 एकम 13 और उसके बाद कितना बचेगा 9 बचेगा 73 91, यानी कि 17 जो है नया अनुपात नया रेशियो निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो पहले दे रखा हुआ था आपका 12 गो का 15 औसत, तो आप टोटल निकालिए तो टोटल 180। अब इस 180 में 41 को ऐड कीजिएगा तो 41 एक अलग जो है संख्या है उसको ऐड कीजिएगा तो आपका 13 को संख्या हो जाएगा। तो इस 41 को ऐड करेंगे तो आपका नया औसत क्या होगा 221/13। तो 13 से भाग करेंगे तो 17 जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यदि आप अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका जो है लाभ परसेंट क्या होगा। तो आपको ज्ञात करना है क्या है लाभ परसेंट ज्ञात करना है, लाभ परसेंट ज्ञात करना है। लेकिन लाभ दे रखा हुआ है कितना आपका कितना दे रखा हुआ है तो 35 दे रखा हुआ है। 35 कुर्सी जो है आपका लाभ हो रहा है। तो आपका लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है आपका 35 गुने 100 हो गया। क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य जो है आपका क्या है आप क्या आएगा क्रय मूल्य बराबर यदि विक्रय मूल्य मालूम है तो विक्रय मूल्य कितना है 280 कुर्सियों के बेचने के बाद 35 कुर्सी जो है आपका लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य में से
विक्रय में से आप क्या कर लीजिएगा, लाभ को घटा लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 280 है, माइनस कर देंगे लाभ कितना 35 कर देंगे तो आपका 245 जो है आपका क्रय मूल्य आएगा। तो यहाँ पे आपका बटा में क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य की जगह पर आप क्या लिखिएगा 245 लिखिएगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा 5 से, तो यहाँ पे 5 चौका 20, 5 9 45, ये 5 7 35 और 7 7 49, यानी कि 100 बटा 7, 100 बटा 7 यानी बटा में 7 आ जाएगा, 7 हो गया। तो इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 7 कम 7 और उसके बाद 3 4 7 चौका 28 और उसके बाद 2, तो 2 बचेगा तो 7 दूना 14 और उसके बाद 60 6 जीरो बचेगा तो 60 बचेगा। तो 7 से 49 7 8 56 यानी कि 14.28 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आपको क्या ज्ञात करना था, आपको बोल रहा था कि 280 कुर्सी को वो बेच रहा है तो 35 कुर्सी के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी कि लाभ बराबर आपका 35 ज्ञात है लेकिन लाभ परसेंट को आपको मालूम करना है। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ उन्हें 100 बटा क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य आपको ज्ञात नहीं था, तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य में से माइनस को कर दीजिए लाभ को, तो आपका क्रय मूल्य होगा। तो लाभ जो है 35 है, 280 में से माइनस हो जाएगा तो 245 जो है आपका क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य जब ज्ञात होगा तो 245 जो है आपका बटा में रख दीजिएगा, उसके बाद कैंसिल आउट कीजिएगा तो 14.28 जो है आपका सही उत्तर आएगा। ये जो है आपका परसेंट में आएगा, लाभ परसेंट बराबर 14.28 हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है कि a प्लस बी जो है आपका दे रखा हुआ है, a प्लस बी, सॉरी हमें थोड़ा सा कम हो रहा है, a प्लस बी इक्वल टू 6 दे रखा हुआ है और उसके बाद a इंटू बी यानी कि a b इक्वल टू दे रखा हुआ है आपका 5। तो फाइंड क्या करना है आपका a माइनस बी इक्वल टू आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इसको हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। ओके, a प्लस बी का क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका 6 का भी स्क्वायर होगा तो 6 36 होगा, तो 6 का स्क्वायर पहले लिख देते हैं। ओके, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक फार्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस में 4ab होता है। ओके, यहाँ पे 6 1 36 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ही रहने देते हैं अब प्लस में 4ab। तो ab का मान दे रखा हुआ है 5, तो 5 में 4 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब ये 20 जो है 36 इधर हो गया, अब ये 20 जो है इधर आके माइनस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अब ये 16 क्या आया, a माइनस बी का मान, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान 16 आया। तो रूट यहाँ पे इधर जो है आपका वर्ग है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो ये जो है स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि a माइनस बी इक्वल टू आपका 4 इस आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर जो ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। 4 इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी दे रखा हुआ था, a भी दे रखा हुआ था, इस तरह जो है हम लोग इसका दोनों तरफ का स्क्वायर किए, बोथ साइड स्क्वायर किए, तो उसके बाद इसको एक फार्मूले पर चेंज कर दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। उसके बाद जो है ये इसको कैलकुलेशन किए, इसको कैलकुलेट किए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 16 आया, तो a माइनस बी इक्वल टू आपका इधर रूट चढ़ जाएगा, तो 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का है। बोल रहा है क्या 89 नंबर क्वेश्चन, एक टावर के पाद से 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का टावर के शीर्ष से अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी टावर की ऊंचाई जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है हम लोग पहले फिगर से समझते हैं। तो ये जो है मान लीजिए ये आपका एक टावर हो गया। ओके, ये आपका टावर हो गया और इसी का जो है आपका ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, ऊंचाई फाइंड आउट करना है। ऊंचाई नहीं दे रखा हुआ है तो h इसका ऊंचाई मान लेते हैं। ओके, अब जो है इसके शीर्ष से अवनमन कोण जो है, इसके शीर्ष से अवनमन कोण ये वाला, यानी कि इसके शीर्ष से अवनमन कोण, इसको थोड़ा सा और हाँ ये वाला यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है आपका 45 डिग्री का। हाँ जी हाँ दोस्तों, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। और ये कितने दूरी पर है, ये पाद से यानी कि इसके तल से, इस टावर के तल से कितने दूरी पर है आपका दे रखा हुआ है, दूरी 70 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर, 70 मीटर। अब ये अवनमन कोण यहाँ पे बना रखा है, यानी कि 45 डिग्री यहाँ पे बना रखा हुआ है। तो ये जो है आपका अवनमन कोण जब 45 डिग्री दे रखा हुआ है, तो यहाँ से उन्नयन कोण भी जो है आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा,
ये एकांतर कोण से, इसको आप समानांतर कीजिएगा तो ये जो है ये हो गया। एक जेड प्रकार की जब आकृति बनती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 45 डिग्री मालूम हो गया और आपको फाइंड क्या करना है, एच का मान। तो आप tan का मान रखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा, तो थीटा का मान दे रखा हुआ है 45, तो 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। तो लंब क्या है आपका h है और आधार क्या है 70 है, तो 70। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया आपका tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, इक्वल टू h बटा 70 हो गया। इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो h बराबर आपका क्या आ गया 70 मीटर जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ गया। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे काफ़ी सही तरीका से। तो ये जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है सभी इंट्रेंस एग्जाम, जो भी इंट्रेंस एग्जाम बिहार में लिए जाते हैं उसमें एक ना दो जरूर पूछते हैं। और ITI इंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो 3-4 जो क्वेश्चन है या हाइट एंड डिस्टेंस से पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस सेशन के अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें 19 नंबर क्वेश्चन की, तो 19 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में मूलों का योग क्या है यदि जो है a b c जो है बिलोंग्स टू r है, यानी कि सभी जो है r रेशनल नंबर से है, यानी कि सभी संख्या a b c जो है वास्तविक संख्या है और a डज नॉट इक्वल टू 0 है, a जो है आपका 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे आपका मूलों का क्या बोल रहा है कि योग क्या है, तो मूलों का योग द्विघात समीकरण में आपको मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग बराबर -b/a। तो -b/a जो है आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यानी कि आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है -b/a इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इस तरह जो है ये जो है आपका बिहार पॉलिटेक्निक 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए सभी गणित के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। यानी कि आप जब इस क्वेश्चन को देखिएगा सभी क्वेश्चन को तो इससे अनुमान लगाइएगा कि आखिर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और इसके बाद मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।